हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपके। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो टॉपिक ले रहे हैं वो एक्चुअली कोई क्वेश्चन नहीं ले रहे हैं। आज हम कंसेप्ट्स का ओवरव्यू कर रहे हैं। और जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है कि हम कौन से कंसेप्ट का ओवरव्यू करेंगे, तो टर्म सेकंड का, जो कि आपका मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट है। ओके, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग को पता है कि इसमें दो ही चैप्टर है, जिसमें ये सेकंड चैप्टर है कंसेप्ट ओवरव्यू मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। तो सबसे पहले हम लोग स्टूडेंट्स मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट को स्टार्ट करने के पहले सबसे पहले जान लें कि जैसे हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि ये सारा करंट आता कहाँ से है। या तो हम लोग जानते हैं कि चार्ज के फ्लो से आता है। ठीक है, तो हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है 10th क्लास में चार्ज के बारे में। चार्ज क्या होता है, जैसे कि मैं यहाँ पे जूम कर रहा हूँ, चार्ज हमने ऑलरेडी यहाँ पे लिख रखा है। चार्ज क्या है, तो चार्ज दो तरीके से होता है, आप लोग को ऑलरेडी पता है, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। और चार्ज का कंसेप्ट आता क्या है, तो हमको कोरिलेट करना होता है एटॉमिक स्ट्रक्चर से। ठीक है, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से। ओके, तो यहाँ पे हम लोग को वो चीज़ नहीं देखना है, हम लोग को यहाँ पे देखना है कि चार्ज के कारण जो करंट प्रोड्यूस हो रहा है या कोई भी मैग्नेटिक फील्ड होगा, तो वो उसी का स्टडी करना है हम लोग को। तो यहाँ पे एक छोटा सा ओवरव्यू हमने रखा है कि चार्ज क्या होता है। दो तरीके से होता है, चार्ज रेस्ट में भी हो सकता है, मोशन में भी हो सकता है। जब चार्ज रेस्ट में होता है तो उस वाले पोर्शन में हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ते हैं, और जब चार्ज रेस्ट में होता है तो वो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड को देता है। ठीक है, अब जैसे कि चार्ज अगर मोशन में आ जाएगा तो वो क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड को देगा। अब चार्ज मोशन में आएगा तो दो तरीके से हो सकता है। ठीक है, एक चार्ज मोशन करके भी सिर्फ चार्ज कोई क्यू चार्ज भी मूव करेगा तो वो भी मैग्नेटिक फील्ड को क्रिएट कराएगा। ठीक है, तो चार्ज जब मोशन में होगा तो मैग्नेटिक फील्ड का को क्रिएट कराएगा। और साथ साथ चार्ज के मोशन को भी हमने देखना है कि करंट कैरिंग वायर के कारण इसके सराउंडिंग में जो फील्ड क्रिएट होगा, उस फील्ड को हम लोग क्या करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं, वो देखना है। और साथ ही साथ एक और हमको देखना है, जो सिंपल हम लोग बचपन में जनरली हम लोग सब कोई खेलता है, तो वो क्या होता है, वो मैग्नेट होता है। जनरली मैग्नेट बहुत तरीके से होते हैं, नेचुरल मैग्नेट होते हैं, आर्टिफिशियल मैग्नेट होते हैं। ठीक है, तो जनरली हम लोग अभी यहाँ पे बात कर रहे हैं वहीं एक बार मैग्नेट का या फिर कोई भी मैग्नेट का, जो कि सराउंडिंग में क्या करे, एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करे। तो अगर हम छोटा सा एक डेफिनेशन देख ले कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, या फिर जो ज़्यादा हमको दिखाई देगा या फिर ज़्यादा समझ में आएगा, वो मैग्नेट से ही समझ में आता है। क्योंकि मैग्नेट से हम लोग खेले हुए होते हैं, मैग्नेट को चिपकाए हुए होते हैं, तो हमको पता चलता है कि कोई ना कोई फोर्स है जो एक दूसरे को अट्रैक्ट करा रहा है मैग्नेट के। तो अगर मैग्नेट के सामने तुम अगर कोई मैग्नेटिक बिहेवियर वाले मटेरियल को ले जाओगे, जैसे कि लोहा हुआ, मतलब Fe हुआ, ठीक है, तो ऐसे मटेरियल को ले जाओगे तो वो क्या कर जाएगा, उसमें चिपक जाता है। या फिर मैग्नेट को भी हम लोग चिपका सकते हैं। हम लोगों ने ये भी देखा है कि मैग्नेट का पोलैरिटी चेंज करते हैं तब कभी कभी क्या होता है, रिपेल करने लगता है। तो मैग्नेट में दो पोल होता है। ठीक है, कोई भी मैग्नेट है तो उसका दो पोल है, एक साउथ पोल होता है, एक नॉर्थ पोल होता है। ठीक है, तो वो मैग्नेट जो अपने तरफ जो चारों तरफ एक फील्ड जो क्रिएट करता है, जिस फील्ड में अगर कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल या कोई बिहेवियर वाला मटेरियल आता है तो उसको खींच लेता है, उसको अपने तरफ खींच लेता है। या फिर मैग्नेट आता है तो उसको खींच भी सकता है या फिर रिपेल भी कर सकता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे ऑलरेडी लिख रखा है कि द स्पेस, मतलब वैसा स्पेस, द स्पेस अराउंड अ मैग्नेट इन विच फोर्स कैन बी डिटेक्टेड बाई मैग्नेटिक मटेरियल और मूविंग चार्ज। ठीक है, और कंपास इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड। ये सिंपल सा डेफिनेशन आप समझ सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग कैसे जानेंगे या कैसे डिफाइन करेंगे। तो मैग्नेट के चारों तरफ का जो फील्ड या जो एरिया जहाँ पे कोई भी मैग्नेटिक बिहेवियर वाला मटेरियल फोर्स एक्सपीरियंस करे, या फिर मूविंग चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस करे, या फिर कंपास डिफ्लेक्ट हो जाए, तो हम लोग समझते हैं कि उस एरिया या वो रीजन जो है मैग्नेटिक फील्ड रीजन है। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड जो होता है, जैसे कि यहाँ के स्टूडेंट हमने ऑलरेडी ये हम लोग ने देख लिया, मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। ठीक है, और इसको डिनोट करते हैं बी के ऊपर एरो से। तो ये वेक्टोरियली रिप्रेजेंटेड है। डायरेक्ट अगर रिप्रेजेंट करोगे तो आप बी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो ऐसे डायरेक्ट, तो ये सिर्फ मैग्नीट्यूड देगा। ठीक है, अब हम लोग क्या देखें, अब हम लोग देख रहे हैं कि इसका एसआई यूनिट क्या होता है। तो एसआई यूनिट इसका टेस्ला होता है। ठीक है, टेस्ला होता है, और इसका एक सीजीएस यूनिट या छोटा यूनिट भी होता है जिसको गॉस बोलते हैं। तो 1 टेस्ला इक्वल्स टू 10⁻⁴ गॉस होता है। तो क्योंकि ओवरव्यू है तो इसीलिए हम और ज़्यादा डिटेल में नहीं बता रहे हैं। तो बस आप ये बेसिक जो इन्फॉर्मेशन है आपको बहुत ही हेल्प करेगा, तो इसको आप लोग देख लीजिए। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं।
तो हम लोग ने चार्ज के बारे में देख लिया और एक ओवरव्यू भी देख लिया, मैग्नेट है और मैग्नेट के चारों तरफ कोई भी मैग्नेटिक फील्ड कैसे क्रिएट होता है, ठीक है, और उसमें फोर्स हो रहा है वो भी हमको पता चल रहा है कि कैसे हम उसका फीलिंग लेते हैं, ठीक है, बार मैग्नेट से जनरली फीलिंग आता है, ठीक है, क्योंकि अगर करंट कैरिंग वायर से देखेंगे तो फिर वहाँ पे हमको एक्सपेरिमेंट मतलब उसके सेटअप करना पड़ेगा, जबकि बार मैग्नेट के लिए तो सिंपल सेटअप है, मैग्नेट ला के मैग्नेट हम लोग खेलते रहते हैं, ठीक है। अब बार मैग्नेट तो हो गया, अब हम लोग बात करते हैं कि जो करंट कैरिंग वायर है उसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कैसे क्रिएट होता है, ठीक है। तो सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड जो हमने यहाँ पे देखा, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड देखा, तो मैग्नेटिक फील्ड एक्चुअली जब रीजन में बनता है ना तो हम लोग उसको ऐसे डिस्क्राइब करते हैं या समझने के लिए या फिर समझने के लिए उसको अच्छे तरीके से समझने के लिए ऐसे डिस्क्राइब करते हैं कि जिस एरिया में मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रहा है तो वहाँ पे हम लोग मैग्नेटिक लेंस का कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड हर एक पॉइंट पे क्या करता है, चेंज करता है। तो इसी के लिए हम लोग इस मैग्नेटिक लेंस का कंसेप्ट लाए हुए हैं और इस मैग्नेटिक लाइन्स या फील्ड लाइन्स के ही कंसेप्ट से हम लोग हर एक पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इसका प्रॉपर्टी के बारे में देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि हमने ऑलरेडी लिख रखा है मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स या मैग्नेटिक लेंस क्या होता है, ठीक है। इसको मैग्नेटिक फील्ड फोर्स लाइन नहीं बोलते हैं। ऐसा क्यों नहीं बोलते हैं वो आप 12th क्लास में जाओगे तो आपको पता चलेगा, अभी इसका कोई कंसर्न नहीं है इधर, आप कोई पूछेगा भी नहीं, कोई भी एग्जामिनर NTSC में और नहीं आपके टर्म सेकेंड में, ओके। तो मैग्नेटिक लाइन्स जो होता है वो इमेजिनरी लाइन्स होता है क्योंकि हमको दिखाई नहीं देगा, ठीक है। हम उस पॉइंट पे थ्योरेटिकली हम लोग काम करके हम लोग पर्टिकुलर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पता करते हैं। तो इसके लिए ये कैसा है, तो एक्चुअली जितने भी लाइंस जो होते हैं ना, फील्ड लाइंस, जैसे ग्रेविटेशनल फील्ड लाइंस या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन या मैग्नेटिक फील्ड लाइन, ये सारा इमेजिनरी होते हैं, ठीक है। तो प्लॉटेड यूजिंग कंपास, इसको कैसे प्लॉट करते हैं, तो कंपास के डायरेक्शन से इसको हम लोग कर सकते हैं। आप लोगों ने किया भी होगा, आई होप आप लोगों ने जब प्रैक्टिकल किया होगा, ठीक है। तो कंपास नीडल क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को शो करता है और एक्चुअली इसका जो नीडल होता है जिस पर रेड कलर के जनरली मार्किंग होता है या फिर पेंटिंग किया हुआ होता है वो नॉर्थ पोल को दिखाता है, ठीक है। तो कंपास नीडल बिहेव्स लाइक, अब कंपास नीडल जो है एक शॉर्ट बार मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, क्यों, क्योंकि एक पोल जो दिखाएगा नॉर्थ पोल और उसके अपोजिट वाला रहेगा वो साउथ पोल। तो जैसे ही नॉर्थ पोल और साउथ पोल का कंसेप्ट आता है तो वो बार मैग्नेट का कंसेप्ट है, क्योंकि बार मैग्नेट मतलब क्या, दो पोल है इसका, कोई भी मैग्नेट के पास दो पोल होता है। तो एक छोटा सा बार मैग्नेट, ये अगर हम ऐसे देख ले तो ये नॉर्थ पोल सपोज हो गया और ये साउथ पोल हो गया, तो दो पोल को दिखा रहा है, तो इसीलिए कंपास को भी हम लोग छोटा सा बार मैग्नेट बोल सकते हैं, ओके। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा, ओके। अब हम लोग कुछ प्रॉपर्टी देख लेते हैं मैग्नेटिक लाइंस के बारे में, क्योंकि इसी लाइंस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइंस है और क्योंकि इसी से हम लोग को मैग्नेटिक फील्ड पर्टिकुलर पॉइंट पे देता है या फिर डायरेक्शन देता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने फर्स्ट में लिख रखा है कि प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक लाइंस में, तो जब भी हम लोग मैग्नेटिक लाइंस ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे देखिए, तो मैग्नेटिक लाइंस जो होगा बार मैग्नेट के केस में ही हम लोग देख रहे हैं, तो बार मैग्नेट के आउटर साइड यानी एक्सटर्नल साइड में जो मैग्नेटिक लाइंस का जो डायरेक्शन होगा नॉर्थ पोल से निकल के साउथ पोल में जाएगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है और ये बाहर वाला रीजन है, तो बाहर वाला रीजन में यहाँ पे देखिए एक लाइंस निकल के और ऐसे जा रहा है, ठीक है, ऐसे जा रहा है, यानी नॉर्थ पोल से निकल के और साउथ पोल में जाता है। यानी ओरिजिनेटिंग पॉइंट जो होता है मैग्नेटिक लाइंस का ना वो नॉर्थ पोल होता है और टर्मिनेटिंग जो होता है वो क्या होता है, साउथ पोल होता है। एक्चुअली इसको टर्मिनेटिंग नहीं बोलते हैं क्योंकि ये क्लोज लूप होता है, तो हम एक छोटे से पॉइंट के लिए बोल सकते हैं कि यहाँ पर टर्मिनेट करता है। तो एक्चुअली दो शब्दों में इसको बोलेंगे, जैसे आउटसाइड जो पॉइंट होता है यानी आउटसाइड बार मैग्नेट के आउटसाइड जो हम बोलेंगे तो नॉर्थ से निकलेगा और साउथ में इन कर जाएगा, जबकि बार मैग्नेट के इनसाइड पॉइंट में देखेंगे तो साउथ से निकल के नॉर्थ में जाएगा। क्यों, क्योंकि एक क्लोज लूप बन रहा है। देखो अगर अच्छा से देखोगे तो यहाँ से यहाँ जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है और इधर एक क्लोज लूप बनेगा। ये वाला देखो, ये वाला डायरेक्शन अभी बता रहे हैं, तो ये इसमें डायरेक्शन दे दो ऐसे, या फिर दूसरे कलर से दे देते हैं तो ज़्यादा दिखाई देगा। तो यहाँ पे हम डायरेक्शन दे देते हैं ये वाला, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ध्यान से, ये वाला जो तुम्हारा जैसे जैसे मेरा कर्जर है वैसे वहाँ पे देखना, नॉर्थ पोल से निकल रहा है मैग्नेटिक लाइन से ऐसे ऐसे जा रहा है, 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 जा रहा है और फिर इसमें साउथ पोल में चला जा रहा है। लेकिन इसमें अंदर भी मैग्नेटिक लाइन जा रहा है और अंदर मैग्नेटिक लाइन जो जाएगा वो साउथ थ्रू नॉर्थ जा रहा है। तो देखो यहाँ पे क्लोज लूप बना लिया, ठीक है। तो आई होप समझ में आया होगा।
तो मैग्नेटिक लाइंस जो होता है हमेशा क्लोज लूप में होते हैं, ठीक है। इसीलिए क्या होता है, आउटसाइड द मैग्नेट जो होता है वो नॉर्थ टू साउथ जाते हैं, जबकि इनसाइड द मैग्नेट साउथ टू नॉर्थ जाते हैं। तो ये चीज़ को बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना, ये पूछ देते हैं, ठीक है। तो हमने वहीं पे लिखा होगा ये वाला, नॉर्थ पोल टू साउथ पोल आउटसाइड द बार मैग्नेट, बट साउथ पोल टू नॉर्थ पोल इनसाइड द बार मैग्नेट। ओके, आई होप समझ में आ गया होगा। अब ये जो मैग्नेटिक लाइंस जो होते हैं ये क्लोज्ड लूप होते हैं और कंटिन्यूअस लाइंस होते हैं, कहीं भी ब्रेक नहीं कर सकता है, ठीक है। कहीं भी ब्रेक किया हुआ आप ऐसा एज्यूम कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि ब्रेक करेगा तो फिर मैग्नेटिक फील्ड का कंसेप्ट ही डिस्टॉर्ट कर जाएगा, ठीक। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्लोज्ड एंड कंटिन्यूअस कर्व्स। ये क्लोज और कंटिन्यूअस कर्व्स होता है, कैसा भी हो सकता है, सर्कुलर हो सकता है, कैसा मतलब वो डिपेंड करेगा कि जनरली हम लोग ये कर्व सर्कुलर कर्व ही बनाते हैं, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं, पॉइंट नंबर 3, मैग्नेटिक स्ट्रेंथ एट पोल इज ग्रेटर बिकॉज नंबर ऑफ लाइन्स आर ग्रेटर एट द पोल्स। अब देख लो, क्योंकि नंबर ऑफ लाइन्स, देखो जैसे नंबर ऑफ लाइन्स कैसे आपको पता चलेगा, जितना जिस भी पॉइंट या जिस भी एरिया में कोई भी क्रॉस सेक्शनल एरिया, मान लो जनरली क्रॉस सेक्शनल एरिया ये वाला जिसको हम लोग मानते हैं, अगर इसमें ज़्यादा लाइन्स पास करेगा ना, तो इसका मतलब इधर से जो मैग्नेटिक फील्ड है ना बहुत ज़्यादा है। और यहाँ पर हमने दिखा रखा है मैग्नेटिक लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगा, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। ऐसा क्यों नहीं करेगा अभी हम बता देंगे। तो यहाँ पे ध्यान देना कि जिस भी क्रॉस सेक्शन एरिया में, जो भी एरिया में या जो भी पॉइंट के सराउंडिंग में कि अगर ज़्यादा नंबर ऑफ लाइंस मैग्नेटिक लाइंस अगर पास करेगा, इसका मतलब ये है कि उस पॉइंट में क्या है, मेरा मैग्नेटिक स्ट्रेंथ ज़्यादा है, मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू ज़्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पे समझ में आ रहा होगा, देखो यहाँ पे आपको 3 लाइन समझ में आ रहा है, लेकिन अंदर जाओगे तो यहाँ पे अब इसी के लिए यहाँ पे सबसे ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगा इस पोल पे और इस पोल पे, लेकिन जैसे जैसे इधर जाओगे इस एरिया में, तो इस एरिया में मैग्नेटिक लाइंस क्या हो जाएगा, कम होता या मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ जो होगा वो कम होगा। इसीलिए साइड में जब आप भी देखोगे बार मैग्नेट जब लाओगे तो साइड में उतना नहीं चिपकता है जितना ज़्यादा चिपकता है किसमें, तो पोल पे। तो पोल पे हाई मैग्नेटिक फील्ड होता है, क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ लाइंस ज़्यादा होता है, ठीक। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो आगे में क्या बोल रहा है, मैग्नेटिक स्ट्रेंथ, अच्छा ये तो हमने बता दी दिया। और इसको दूसरा शब्द हमने लिखा, अगर क्राउडेड मैग्नेटिक लाइंस होगा तो वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ होगा वो ज़्यादा होगा, और जहाँ पे फार सेपरेटेड मैग्नेटिक लाइंस होगा वहाँ पे क्या होगा, लेस मैग्नेटिक स्ट्रेंथ होगा, ठीक है। अब इसको हम एक ऐसे तरीके से भी दिखा सकते हैं, अगर आप लोग को देखना है तो देखो, जैसे मान लो कि हम यहाँ पर देखते हैं कि एक ये है, एक ये, ठीक है। सपोज ये मान लो एक क्लोज कर्व है, हमें यहाँ पे स्ट्रेट लाइन से दिखाया हुआ है, ठीक है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड है, और एक रीजन ऐसा है कि मान लो कि ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा 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 ऐसा, ठीक है। ये कोई टच नहीं कर रहा है। तो अब बताओ कि अगर ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, ठीक है, ये पॉइंट बी है, तो दोनों में सबसे ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड कहाँ, तो जाहिर सी बात है मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ होगा बी पे ज़्यादा होगा, क्यों, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ लाइंस है ना इस एरिया में ज़्यादा है, ठीक है। और यहाँ पे नंबर ऑफ लाइंस तो हैं लेकिन ये सेपरेटेड है, ठीक है, ये मतलब स्पेस्ड है थोड़ा सा ज़्यादा विथ रिस्पेक्ट टू बी वाला पॉइंट। तो हम लोग बोल सकते हैं कि बी का मैग्नेटिक फील्ड इस केस में ज़्यादा है ए के मैग्नेटिक फील्ड से। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए तो हम आगे वाले पॉइंट में चलते हैं। आगे वाले पॉइंट क्या बोल रहा है, आगे वाला पॉइंट बोल रहा है कि हाँ, टेंजेंट एट मैग्नेटिक लाइंस गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, सो दे नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर। जैसा कि हमने पहले ही बोला था कि कोई भी मैग्नेटिक जो लाइन कर्व है ना वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकता। अगर इंटरसेक्ट करेगा तो क्या होगा, तो देखो जैसे कि हमने यहाँ पे ऑलरेडी पहले से लिख रखा है कि टेंजेंट जो होता है ना, टेंजेंट जो होगा वो क्या करता है, किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देता है। जैसे मान लो कि यहाँ पे है और यहाँ पे इस पॉइंट पे हमको मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकालना, और ये मैग्नेटिक लाइन से ऐसे जा रहा है नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। तो अगर सपोज इस पॉइंट पर हमको मैग्नेटिक फील्ड करना है, तो मैग्नेटिक फील्ड तो इस पर टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे, तो ये मेरा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया। अगर इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो यहाँ पे टेंजेंट डालेंगे, ये इस मैग्नेटिक, ये B1 हो गया, ये B2 हो गया। तो अगर सपोज मान लो यहाँ पे करना है तो ये मेरा डायरेक्शन हो गया। तो इसका मतलब हर एक पॉइंट पे स्पेस में हर एक पॉइंट पे मेरा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, अलग अलग है। हो सकता है मैग्नेटिक फील्ड भी अलग अलग हो सकता है, ठीक है, मतलब मैग्नीट्यूड में भी अलग हो सकता है, लेकिन डायरेक्शन में तो अलग हो ही रहा है। हमको पता है कि वेक्टर में जब भी डायरेक्शन या फिर मैग्नेटिक या मैग्नीट्यूड कुछ भी अगर चेंज करता है तो वेक्टर चेंज कर सकता है, यानी यहाँ पे अगर डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड मेरा चेंज हो रहा है। अब दूसरा चीज़ इसमें हम लोग समझते हैं कि आखिर ये दोनों कट क्यों नहीं हो सकता है। तो देखिए कट क्यों नहीं हो सकता है, मैं यहाँ पे थोड़ा सा बताऊँगा ओवरव्यू में। यहाँ पे देखिए, तो सपोज मान लेते हैं कि ये मेरा एक मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है और ये मेरा दूसरा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है।
मैग्नेटिक लाइन्स, सॉरी फील्ड नहीं, लाइन्स का डायरेक्शन, ठीक है। तो अब अगर हम लोग देखेंगे कि अगर ये मेरा P वाला लाइन है और ये मेरा Q वाला लाइन है, ठीक है। तो P वाले पॉइंट पे जब हम ये वाला पॉइंट लेते हैं P वाले के लिए, इस वाले पॉइंट के लिए, P वाले के लिए, P वाले लाइन्स के लिए देखिएगा आप, तो अगर इसमें हम लोग देखेंगे तो इसका जो डायरेक्शन होगा इसमें टेंजेंट, यानी ये हो जाएगा, यानी B1 या BP ऐसा हो जाएगा, ठीक है, P वाले लाइन के लिए। लेकिन वहीं अगर Q वाले लाइन के लिए देखेंगे स्टूडेंट्स, तो ध्यान से देखना, Q वाले लाइन्स के लिए जब तुम देखेंगे तो Q तो ये वाला कर्व है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा। अब तुम बताओ कि एक ही कॉमन पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन 2 हो रहा है, यहाँ पे ये कॉमन पॉइंट है, यानी इसको हम ऐसे लिख देते हैं, ये BC हो गया, ये भी BC हो गया, और एक ही कॉमन पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन 2 आ रहा है। तो एक बार ही क्या कंपास जो अगर यहाँ पे डालोगे तो इधर इधर दोनों डायरेक्शन तो जा नहीं सकता है, तो इसी के लिए क्या करेंगे, तो हम लोग देख सकते हैं कि कोई भी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में या कोई भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन तो यूनिक होता है, तो ये यूनिकनेस को तो क्या कर रहा है, डिस्टॉर्ट कर रहा है, यानी ये वाला कंडीशन पॉसिबल नहीं है। तो इसी के लिए हम लोग बोलते हैं क्या कि मैग्नेटिक लाइन्स या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर, ठीक है। तो आई होप ये समझ में आया होगा, क्योंकि यहाँ पे एक ही पॉइंट पे दो मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन दे रहा है, जबकि मैग्नेटिक फील्ड हर एक पॉइंट या हर एक पर्टिकुलर पॉइंट के लिए यूनिक होता है, ठीक। तो चलिए ये हम इसका प्रॉपर्टी समझ में आ गया, आई होप, ठीक है। अब हम लोग समझते हैं इसमें कि एक करंट कैरिंग वायर के कारण मैग्नेटिक लाइन्स जो बनता है क्लोज लूप, वो कैसे बनता है, ठीक है। तो यहाँ में हमने छोटा सा दिखा रखा है, तो जैसे कि मान लिया कि ये मेरा ऑलरेडी है, इसको हटा देते हैं पहले, ओके। जैसे मान लो कि यहाँ पे करंट कैरिंग वायर है, और करंट कैरिंग वायर कैसा है, तो बॉटम टू टॉप ऊपर जा रहा है। एक्चुअली अदर से कोई सर्किट कंप्लीट होगा, ऐसा नहीं है कि इसमें हवा में करंट इसमें फ्लो कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता है। बस हमने एक सिर्फ वायर दिखाया है, वायर में आई करंट ऊपर जा रहा है, ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा। अब जब ये आई करंट ऊपर जाएगा ना, तो अपने सराउंडिंग में क्या करेगा, मैग्नेटिक लूप्स बनाएगा, मैग्नेटिक फील्ड को क्रिएट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे दिखने वाली बात ये है कि देखो करंट का जो डायरेक्शन है वो वाई की तरफ है। यहाँ पे एक्चुअली हमने दिखाने की कोशिश किया है कि मैग्नेटिक लूप्स जो बनता है या मैग्नेटिक कर्व जो बनता है, क्लोज कर्व या क्लोज लूप, वो करंट के डायरेक्शन से कैसे बनता है। तो जैसे कि यहाँ पे XYZ प्लेन दिखा रखा है, ये एक 3D प्लेन है, ठीक है। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा X ऐसे जा रहा है, Y ऐसे जा रहा है और Z ऐसे जा रहा है, ठीक है। Z क्या है, इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, आपका जो इंटरफेस है उसके परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो अब देखो कि यहाँ पे करंट जो है वो करंट सीधे नीचे से ऊपर जा रहा है, यानी बॉटम टू टॉप, यानी कौन सा, तो वाई एक्सिस में हम लोग ऐसा बोल सकते हैं, यानी एलोंग वाई एक्सिस। तो एलोंग वाई एक्सिस करंट है। अब जब एलोंग वाई एक्सिस करंट है तो इसका जो मैग्नेटिक लूप्स बनेगा, तो मैग्नेटिक लूप जब भी होगा ना, करंट जिस भी प्लेन में हो या जिस भी लाइन में हो, उस प्लेन के परपेंडिकुलर बनता है। तो अगर हम प्लेन का बात करें तो जो आई जो प्लेन है, जो आई जो करंट है वो कौन से प्लेन में लाई कर रहा है, तो XY प्लेन में लाई कर रहा है, क्योंकि हमने ये सरफेस पे ही डाला है, ठीक है, सरफेस पे ही, ये जो कॉपी सरफेस है उसी पे डाला, और कॉपी सरफेस को हम लोग क्या बोल रहे हैं, XY प्लेन बोल रहे हैं। अगर सिंपली अगर स्पेसिफिकली अगर बोले तो ये वाई डायरेक्शन में है, लेकिन वाई डायरेक्शन में तो X और Y के प्लेन में ही है, तो वो तुम कॉमन बोल सकते हो किसी भी डायरेक्शन में। तो अब देखो कि जब ये वाई डायरेक्शन में करंट जा रहा है तो इसका जो मैग्नेटिक लूप्स बनेगा वो इसके परपेंडिकुलर बनेगा। तो वाई के परपेंडिकुलर कौन सा प्लेन होता है, तो आप जानते हो वाई के परपेंडिकुलर XZ प्लेन होता है, यानी इसका जो लूप बनेगा ये मैग्नेटिक लूप, ये कौन सा लाइन में, ये कौन से प्लेन में बनेगा, तो XZ मतलब ये जो अभी तुम आप इंटरफेस जो मोबाइल देख रहे हो या कुछ भी देख रहे हो ना, तो मोबाइल जो है ना, मोबाइल का सरफेस हॉरिजॉन्टल सरफेस प्लस मोबाइल के अंदर और बाहर है, यानी अंदर भी और बाहर भी, ऐसा कुछ। ये आपके तरफ भी जा रहा है, मेरे तरफ भी जा रहा है, आपके तरफ भी जा रहा है, मेरे तरफ। ये ऊपर तो y है और ये x है, ठीक है, ये x है हॉरिजॉन्टल और ऊपर y है। और ये जो है, जैसे ये हम ये जो पॉइंट कर रहे हैं ये कैमरा की तरफ, तो ये इन है, ये आउट है, तो ये जो स्पेस है तो ये z का लाइन है और ये x का लाइन है। तो इसी प्लेन में क्या हो रहा है कि ये जो सर्कल है ये घूम रहा है, किसका सर्कल, तो मैग्नेटिक फील्ड का सर्कल, ठीक है। तो ये जो मैग्नेटिक लाइन्स है वो सर्कल कौन से लाइन में है, तो XZ प्लेन में है, ठीक है। तो वहीं हमने यहाँ पे लिखा है XZ प्लेन में क्या है, मैग्नेटिक लूप्स हैं, ओके।
अब इस मैग्नेटिक लूप्स, क्योंकि हर एक एक्स में हर एक पॉइंट में अलग अलग का कोऑर्डिनेट होगा, तो हर एक पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अलग अलग होगा, ठीक है। जैसे कि हम यहाँ पे थोड़ा सा दिखाने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लिया आपको दिखाई दे रहा है, जैसे मान लिया कि ये लूप दिखाते हैं, ठीक है, ये एक चार्जर है, चार्जर का ये मेरा लूप है। अब देखिए ये ऐसा है कब, जबकि मेरा करंट का डायरेक्शन ऐसा होगा तब। अगर करंट का डायरेक्शन ऐसा होगा, सपोज ऐसा, तो मेरा लूप जो होगा वो ऐसा होगा, दिखाई दे रहा है ना करंट का डायरेक्शन। अगर नीचे से ऊपर जाएगा, अगर करंट इधर से इधर, तो करंट अगर हम वाई एक्सिस में ले रहे हैं तो ये जो लूप जो मेरा है वो एक्स जेड एक्सिस में है, ठीक है। तो अगर करंट नीचे से ऊपर जा रहा है तो देखो करंट नीचे से ऊपर जा रहा है, तो राइट हैंड थंब रूल, मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल लगाओ, थंब को करंट स्ट्रेट वायर के करंट के डायरेक्शन में लगा दो, तो करंट ऊपर जा रहा है। और जो कर्लिंग फिंगर है तो वो क्या हो रहा है, वो ऐसे है, यानी नीचे से देखेंगे नीचे वो क्या है, ऐसे है, तो नीचे से देखेंगे तो क्लॉकवाइज होगा, ऊपर से देखेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज होगा, ठीक है। तो अगर इसी केस में हम लोग देखें कि यहाँ पे देखो, अगर ये जो करंट है ना, तो करंट के कारण ये जो मैग्नेटिक लाइंस जो बना है, तो मैग्नेटिक लाइंस का जो डायरेक्शन देखेंगे वो कैसा देखेंगे, तो देखो अगर करंट अगर नीचे ये जो करंट ऊपर जा रहा है, अगर हम ये लूप को नीचे से देखेंगे तो मैग्नेटिक लाइंस जो इसमें जाएगा, मैग्नेटिक लाइंस में जो तुम डायरेक्शन देखोगे ये कैसे देखोगे, तो नीचे से देखो तो क्लॉकवाइज का डायरेक्शन दे दोगे, और ऊपर से देखोगे तो एंटी क्लॉकवाइज का तुम डायरेक्शन दे सकते हो, ठीक है। तो ऐसा है, ऐसा हम इसमें आगे और भी इसमें डिस्क्राइब करेंगे। तो आई होप यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, ठीक है। अगर कुछ भी दिक्कत है तो थोड़ा सा पीछे जाइए और उसको अच्छे से देखिए, ठीक है, आपको सारा क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पे हर एक पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड ना चेंज करेगा, ठीक है। तो चलिए उसको हम आगे पढ़ते हैं। जब इसका एक सराउंडिंग में जो मैग्नेटिक, क्योंकि ये सिर्फ एक ही लूप नहीं होगा, ये बहुत सारा लूप होगा, ऐसा भी बनेगा, फिर जैसे हम बना के दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, ये ऐसा भी बनेगा, ये ऐसा भी बनेगा, यानी जैसे जैसे दूर जाते जाएगा ना, मान लो कि एक पॉइंट यहाँ पे बनाना, एक पॉइंट यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना, ये यहाँ पे निकालना, या फिर यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना, किसके कारण, I1 करंट कारण। तो I1 की यहाँ से यहाँ कितना दूर है, मान लो कि R1 है, ठीक है। तो R1 दूरी पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन यहाँ पे हम लोग को, या मैग्नेटिक फील्ड के स्ट्रेंथ में हम लोग दोनों क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो ये चीज़ हम लोग देखेंगे, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम, ओके। तो आई होप ये समझ में आया होगा कि कैसे लूप क्रिएट हो रहा है, ठीक है, ओके। ये हमने ऑलरेडी बोल रखा है, अच्छा ओके। अब हम लोग बात करते हैं कि इस कैलकुलेशन पे बात करते हैं, यानी ये जो अभी हमने जो सिर्फ डायरेक्शन देखा, अब इस पर कैलकुलेशन कैसे करेंगे उस पर बात कर रहे हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर, अब इस करंट कैरिंग कंडक्टर के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रहा है वो हम देख रहे हैं, ठीक है। तो अब देखिए जैसे वही वाला केस है कि करंट कहाँ जा रहा है, तो नीचे से ऊपर जा रहा है। तो जब करंट नीचे से ऊपर जा रहा है तो ये बहुत सारा लूप्स बनेगा। देखो यहाँ पे बहुत सारे लूप्स बनाने का मतलब मेरा ये है कि हर एक पॉइंट पे ना मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ अलग अलग होगा, ठीक है। ऐसा नहीं हो कि सेम है, सेम नहीं होगा, अलग अलग होगा। तो इसके लिए ये चीज़ आपको ध्यान में देना है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो करंट कैरिंग जो वायर है, जिसमें स्ट्रेट वायर है, तो करंट नीचे से ऊपर जा रहा है, तो ये अपने चारों तरफ क्या करेगा, एक मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। यानी अगर मैग्नेटिक फील्ड का दोनों होगा, डायरेक्शन भी होगा, मैग्नीट्यूड होगा। मान लो कि इस पॉइंट पे तुमको मैग्नीट्यूड निकालना है तो निकाल लोगे, इस पॉइंट पे मैग्नीट्यूड निकालना है निकाल लोगे, इस पॉइंट पे मैग्नीट्यूड निकालना है निकाल लोगे, इस पॉइंट पे मैग्नीट्यूड निकालना है, तो फिर से क्या करना होगा, एक सर्कुलर लूप बनाना पड़ेगा, क्योंकि इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड तुमको निकालना है। तो एक्चुअली मैग्नेटिक फील्ड लूप जो होता है वो ऐसा ही बनते जाता है, ऐसा ही बनते जाता है। और किसी भी पॉइंट पे, अब जैसे मान लो कि हर एक पॉइंट का डिस्टेंस अलग अलग होगा, यहाँ पे जो हर एक पॉइंट को तुम दिखाई दे रहा है, ये हर एक पॉइंट का डिस्टेंस अलग है। इसका डिस्टेंस ये है, मान लो इसका ये है, इसका ये है और इसका ये है। तो हर एक पॉइंट पे क्या है, मैग्नेटिक फील्ड आपको निकालना है। तो आई होप आपको इस लेवल में आपको इसका कैलकुलेशन नहीं करना है, ठीक है। आपको सिंपल क्वेश्चन पूछेगा, अगर कैलकुलेशन करेगा तब भी कोई बात नहीं है, मैं कैलकुलेशन भी बताया है इधर, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपको एक फॉर्मूला आपको याद रखना है। जब भी एक करंट कैरिंग वायर के कारण अगर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ निकालना होगा ना सराउंडिंग में, किसी भी डिस्टेंस पे, ठीक है, किसी भी डिस्टेंस पे अगर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ निकालना पड़ेगा एक करंट कैरिंग वायर के कारण, तो उसका डिस्टेंस देख लेना और ये वाला फार्मूला आपको यूज़ कर लेना है, ठीक है। ये वाला फार्मूला क्या बोल रहा है, ये वाला फार्मूला है मेरा, ओके, ये मेरा फार्मूला है कि मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग वायर एट अ पॉइंट P, किसी भी पॉइंट पे, मान लो कि ये मेरा पॉइंट P है सपोज, किसी भी पॉइंट P पे जो कि R डिस्टेंस से दूर है फ्रॉम द वायर, करंट कैरिंग वायर
कहने का मतलब। तो उसके लिए कितना होता है, फार्मूला होता है, तो मैग्नेटिक फील्ड किसी भी पॉइंट पी पे म्यू नॉट आई बाई 2πr। अभी म्यू नॉट क्या है, आई है, क्या है, ये जो भी इसमें आया है उसको मैं यहाँ पे बना देता हूँ। तो ये जो म्यू नॉट है इसको बोलते हैं परमिएबिलिटी कांस्टेंट, ठीक है, ऑफ फ्री स्पेस, यानी फ्री स्पेस में क्या है, परमिएबिलिटी कांस्टेंट है। और ये म्यू नॉट का वैल्यू कितना होता है, तो 4π×10⁻⁷ टेस्ला मीटर पर एम्पियर भी लिख सकते हो, या फिर आप न्यूटन में भी चेंज कर से लिख सकते हो। तो देख लेना न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर आता है इसका, एक बार आप कन्वर्जन भी कर सकते हो, ठीक है। तो कन्वर्जन अभी ज़रूरी नहीं है, तो इसके लिए हम डायरेक्ट ये भी यूनिट का यूज़ आप कर सकते हो। तो ये म्यू नॉट का वैल्यू है, कैलकुलेटेड वैल्यू, ठीक है। आर जो क्या है वो डिस्टेंस है, आई क्या है, तो इसमें जो करंट जो मूव कर रहा है या करंट जो है वो दिखा रहा है, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग अगर प्रोपोर्शनलिटी रिलेशन निकाले तो क्या होगा, क्योंकि ये आपको सिर्फ इतना ही करना होता है, ठीक है। ये वाला आपका कैलकुलेशन नहीं आएगा बोर्ड में, तो बोर्ड में आपको सिर्फ इतना ही करेगा कि मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर के कारण जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट कितना फ्लो कर रहा है उससे स्ट्रेट वायर में वो, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है कि उस वायर से कितना दूरी पे हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, ठीक है। जैसे मान लो कि जैसे ये चलो वायर हो गया, वायर में करंट ऐसे जा रहा है, तो यहाँ पे भी मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकता है। मान लो कि ये 1 सेंटीमीटर है, यहाँ पे भी निकाल सकते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, ये 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो फार्मूला यहीं जाएगा, मान लो इसमें 2 एम्पियर का करंट जा रहा है, तो फार्मूला यहीं डाले, यूनिट का वैल्यू तुमको दिया है, आई का करंट 2 एम्पियर डाल देना, 2π, पाई का वैल्यू ऑलरेडी कट ही जाएगा, इसे पाई का वैल्यू रखने का जरूरत नहीं होगा, अगर रखने का जरूरत होगा तो रख लेना 3.14। और आर दिया ही हुआ है, तो आर को सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करके मेरा आंसर निकल जाता है। तो ये कैलकुलेशन एक्चुअली आपको आएगा नहीं, ठीक है, एनटीएससी में आएगा, लेकिन आपको बोर्ड में बहुत ही कम चांस है, क्योंकि बोर्ड में ये सब पढ़ना नहीं है, ठीक है। एनटीएससी में तो आएगा ही, ओके। तो ये समझ में आ गया, आई होप, ओके। तो जब भी आपको मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ या मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अगर निकालना पड़ेगा, तो आप मैग्नेटिक फील्ड के स्ट्रेंथ का फार्मूला यही है। और मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को हम लोग क्या निकालते हैं, इजी डायरेक्शन होता है मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल या फिर राइट हैंड पाम रूल, दोनों हम बताएंगे। वैसे फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल भी देखेंगे, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल भी देखेंगे, जो कि मोटर और जनरेटर में यूज होता है। तो उसको आप सिर्फ जब भी आपको लिखने के लिए आएगा ना, तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड या फ्लेमिंग राइट हैंड का यूज सिर्फ उसी कंडीशन में कीजिएगा। नॉर्मल जो भी क्वेश्चन आपको बनाना होगा मैग्नेटिक फील्ड का, या मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकालना है, फोर्स का डायरेक्शन निकालना हो, तो राइट हैंड पाम रूल से या मैक्सवेल राइट हैंड रूल से भी आप लोग निकाल सकते, ठीक है। वो ईजी पड़ता है, ज़्यादा कन्फ्यूजन इसमें नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसके डायरेक्शन को अगर हमको दिखाना है, तो यहाँ पे हमने एक छोटा सा दिखा रखा है कि मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल होता है क्या है, ठीक है। तो मैक्सवेल राइट हैंड थंब क्या होता है, जैसे ये राइट है, ठीक है, ये थंब है, तो यही होता है, क्या होता है, ये जो कर्लिंग है ना, ये 4 फिंगर है, 4 फिंगर FOUR, ये FORE या इंडेक्स फिंगर, ये 4 फिंगर है और ये थंब है, ठीक है। तो क्या करते हैं कि अगर स्ट्रेट वायर, अगर सपोज मान लो कि ये स्ट्रेट वायर है और स्ट्रेट वायर में करंट जो है ना वो ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर किसी भी डायरेक्शन में जा रहा है, तो उस डायरेक्शन में हम थंब को पहले रखेंगे, ठीक, उस डायरेक्शन में थंब को रखेंगे। और जो हमारा कर्लिंग जो होगा ना, कर्ल, ये जो कर्लिंग होगा, यही मेरा क्या देगा, तो उस लूप के डायरेक्शन को देगा, मैग्नेटिक लाइंस के लूप के डायरेक्शन को देगा, ओके। तो आई होप ये आपको क्लियर हो रहा है। तो ये जो मैग्नेटिक लाइंस है कि ये क्या आ रहा है, लूप के डायरेक्शन को दे रहा है, ठीक है। जैसे मान लो कि करंट है, तो ये इसके चारों तरफ लूप ऐसे बनेगा, ठीक। लेकिन समटाइम्स क्या होगा कि करंट सिर्फ स्ट्रेट वायर में भी नहीं देगा। सपोज करंट क्या होगा, लूप में होगा, जैसे कि कोई भी लूप हो सकता है, कोई भी सर्किल हो सकता है, या कोई भी सर्किट होता है, सर्किट भी एक क्लोज लूप ही होता है। तो उस कंडीशन में अगर देखोगे, या फिर सर्कुलर कॉइल हो गया, सर्कुलर कॉइल में करंट जा रहा है, तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालोगे। तो जब करंट जब सर्कुलर कॉइल में अगर मूव करेगा, तब क्या करेंगे, तब ये जो थंब है ना वो करंट के डायरेक्शन नहीं देगा, तब वो थंब मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन देगा। क्यों, क्योंकि कर्लिंग अब जो घुमाने ओरिएंटेशन जो होगा वो करंट है, तो ओरिएंटेशन 4 फिंगर पे, तो देख लेना कि कैसा ओरिएंटेशन हो रहा है। तो जैसे मान लो कि ऐसा ओरिएंटेशन है करंट का सर्कुलर लूप में, ऐसा, यानी राइट साइड में देखें, राइट साइड से अगर देखेंगे तो अगर क्लॉकवाइज दिखेगा, तो क्लॉकवाइज में हम ऐसे घुमा सकते हैं, ऐसे घुमा सकते हैं। तो जब ऐसे घुमाएंगे तो ये मेरा थंब जो होगा वो मेरा क्या होगा, तब उस कंडीशन में मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देता है, ठीक है। तो आपको 2 चीज़ याद रखना है, जब स्ट्रेट वायर होगा तो स्ट्रेट वायर में थंब को करंट के डायरेक्शन में रखोगे, और जो पॉसिबल डायरेक्शन कर्लिंग 4 फिंगर का आएगा वो लूप बताएगा कि इस लूप में ये मैग्नेटिक लाइंस बनेगा। और जब लूप में करंट घूमेगा तो करंट को 4 फिंगर में डालोगे, और उस समय थंब जो होगा वो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को देगा। जैसे कि हमने ऑलरेडी यहाँ पे लिख रखा है,
आपको ज़्यादा सोचने का दरकार नहीं है। यहाँ पे देखिए, इफ़ करंट इज फ्लोइंग इन स्ट्रेट वायर, पुट करंट ऑन राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब एंड कर्ल जो कर्ल करते हैं फोर फिंगर को, कर्ल गिव्स मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक लाइन्स। आप मोर स्पेसिफिकली अब यहाँ पे लिखो, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड उसके बाद अगर हम इसमें डालेंगे तब आएगा, तो इसको मैग्नेटिक लाइन से लिखते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो उसका क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन देगा। उसके बाद हम उस पर टेंजेंट निकाल के क्या करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन निकाल सकते हैं। लेकिन अगर मेरा क्या होगा कि करंट ही अगर सर्कुलर लूप में, उससे करंट ही सर्कुलर लूप में, ठीक है। एक गंदा सा फिगर बने, हैंड का फिगर, राइट हैंड का फिगर बनाया है, वैसे मेरा ड्राइंग उतना सही नहीं है, फिर भी आपको दिखाई दे जाएगा। तो अब अगर करंट अगर सर्कुलर लूप में, देखो यहाँ पे करंट क्या है, सर्कुलर लूप में, अगर तुम इधर नीचे से देखोगे तो करंट का जो डायरेक्शन आएगा वो क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा। अगर ऊपर से देखोगे तो करंट का जो डायरेक्शन होगा वो क्लॉकवाइज होगा, ठीक है। तो हम नीचे से ही देखते हैं, तो नीचे से देखेंगे तो करंट का डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है, यानी ऐसे घुमाएंगे, अपने राइट हैंड को घुमाना है, ठीक है। जब तक घुमाओगे नहीं ये चीज़ आप सीख नहीं पाओगे, ठीक है। इसलिए आपको हैंड को कर्ल करना पड़ेगा, ओरिएंट कराना पड़ेगा, रोटेट कराना पड़ेगा। तो ये क्या, ये क्या एंटी क्लॉकवाइज, जो हम लोग का राइट हैंड जो पॉसिबल डायरेक्शन एक ही डायरेक्शन में घूम सकता है, ठीक है, वो क्या हो सकता है, तो वो एंटी क्लॉकवाइज ही घूमता है, ठीक। भले अब इसका डायरेक्शन चेंज करके हम कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन वो इसी डायरेक्शन में घूम सकता है, ऐसे तो घूम नहीं सकता, ऐसे घूमेंगे तो तोड़ देंगे। तो क्या होगा कि अगर एंटी क्लॉकवाइज में घुमाएंगे तो थंब क्या होगा, मेरे तरफ जा रहा है, तो जब थंब मेरे तरफ जाएगा यानी थंब क्या देगा वहाँ पे, तो अब क्योंकि करंट कर्लिंग पॉइंट पे है यानी कर्लिंग फिगर पे है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड जो होगा उस कंडीशन में थंब मेरा थंब के डायरेक्शन में होगा। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि जब भी करंट कॉइल में जब घूमेगा सर्कुलर लूप में, तो मैग्नेटिक फील्ड थंब से निकाल सकते हो, ठीक है। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब इसमें एक चीज़ और हम जानेंगे, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम जाएंगे इसका ओवरव्यू, ठीक है। तो हमने ये ऑलरेडी देख रखा है, ओके। अब एक चीज़ हम लोग देख लेते हैं कि ओके, अब हम लोग एक चीज़ देख लेते हैं कि करंट सर्कुलर लूप में जो अभी हमने देखा है, इसी को थोड़ा सा और अच्छे तरीके से देख लेते हैं इस फार्मूला के साथ, ठीक है। तो अगर सपोज मान लो कि सर्कुलर लूप में अगर करंट कैरी कर रहा है, तो सर्कुलर लूप में करंट कैरी कर रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड जो बन रहा है, तो सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना होगा ये अभी आपको वैसे दरकार नहीं है। एक चीज़ दरकार है कि अगर कोई भी सर्कुलर लूप में मैग्नेटिक करंट घूम रहा है, तो सर्कुलर लूप के सेंटर पे कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा वो आप इजीली निकाल सकते हो। तो मैग्नीट्यूड का फार्मूला देख लो, म्यू नॉट आई बाई 2r होता है। आर क्या होता है, आर होता है सर्कुलर लूप का रेडियस होता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख लो कि सेंटर पे अगर सर्कल का सेंटर पे अगर मैग्नेटिक फील्ड निकालना होगा, सर्कल के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड का मतलब उस सर्कल में करंट मूव कर रहा है। देखो यहाँ पे अगर तुम करंट देखोगे सर्कुलर रिंग में अगर मूव कर रहा है, तो ये कैसा कर रहा है, अगर तुम राइट साइड से देखोगे यानी इधर से देखोगे तो क्या हो जाएगा, क्लॉकवाइज हो जाएगा। इधर से देखोगे तो अगर राइट साइड से देखोगे, राइट साइड से तो क्लॉकवाइज करंट का करंट इसमें लूप में मूव करेगा, ठीक है। और अगर राइट साइड से देखोगे तो क्या होगा, यही एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा, ठीक। तो अब एक चीज़ आप ध्यान देखो, तो ये एक सिंगल वायर है, सिंगल वायर का रूप है। तो सिंगल वायर के रूप के लिए सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड होता है म्यू नॉट आई बाई 2r होता है। लेकिन अगर इसी में हम लोग क्या करें, एन टाइम्स इसको लपेट दे, वायर लाएँ और इसी में लपेट दे, तो लपटेंगे तो क्या होगा, तो लपेटेंगे तो इसमें बहुत एन टन्स हो जाएगा। अगर इसमें एन टन्स आ जाएगा तो एन टन्स आ जाएगा, तो उस समय इस सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, तो इंक्रीज कर जाएगा, एन टाइम्स हो जाएगा, यानी म्यू नॉट आई एन डिवाइडेड बाई 2r, तो ये एन टाइम्स हो जाएगा। तो एक रिंग में जितना मैग्नेटिक फील्ड होगा सेंटर पे, तो अगर एन रिंग लगाओगे उसी पॉइंट पे यानी उसी सेंटर पॉइंट निकालोगे तो एन टाइम्स मैग्नेटिक फील्ड हो गया, यानी मैग्नेटिक फील्ड इस तरह क्या हो रहा है, यहाँ पे इंक्रीज कर रहा है। कैसे, तो कॉइलिंग करने से, यानी फिर नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाने से, ठीक। तो ये तो मैग्नीट्यूड हो गया। डायरेक्शन क्या होगा, तो डायरेक्शन हम लोग यही ऐसे ही निकालते हैं, वही कर्लिंग फिगर से ही निकालते हैं। तो एक्चुअली क्या होगा कि जब भी आपको डायरेक्शन, जब भी आपको क्या आ जाए, करंट का डायरेक्शन अगर क्लॉकवाइज आ जाए, ठीक है, करंट का डायरेक्शन क्लॉकवाइज आ जाए, तो वो साउथ पोल को दिखाएगा उस रिंग में, क्योंकि रिंग क्या होगा, एक सिंगल रिंग है। तो सिंगल रिंग जो होता है वो क्या होता है, एक
छोटा सा बार मैग्नेट की तरह ट्रीट करने लगता है, ठीक है। तो अगर इस रिंग को देखोगे तो इस रिंग में करंट अगर ऐसे जा रहा है, अगर राइट साइड से देखोगे तो क्लॉकवाइज जा रहा है, तो जो क्लॉकवाइज जो करंट का डायरेक्शन होता है ना, वो उसके इक्विवेलेंट या फिर वर्चुअल इक्विवेलेंट साउथ पोल को दिखाता है। एक वर्चुअल जो बार मैग्नेट बनेगा उसके साउथ पोल को ये बनाएगा, और इसका जो राइट साइड यानी अगर दूसरा एंड जो होगा, जब क्योंकि एक एंड साउथ पोल हो गया है तो दूसरा एंड क्या हो जाएगा, नॉर्थ पोल हो जाएगा। वैसे भी हम लोग निकाल सकते हैं कि अगर तुम लेफ्ट साइड से देखोगे तो लेफ्ट साइड से इसी लूप में करंट का डायरेक्शन जो होगा वो एंटी क्लॉकवाइज होगा, ठीक है। तो हमेशा आपको एक चीज़ ये याद रखना है कि क्लॉकवाइज जो करंट जो मूव करता है ना, वो क्या बनाता है, तो साउथ पोल बनाता है, और एंटी क्लॉकवाइज जब करंट मूव करता है तो ये क्या बनाता है, नॉर्थ पोल बनाता है, ठीक है। तो अगर क्लॉकवाइज अगर मूव करेगा करंट आई, अगर करे क्लॉकवाइज होगा तो ये कौन सा पोल बनाएगा, तो पोल बन जाएगा साउथ। और अगर आई अगर एंटी क्लॉकवाइज होगा तो ये कौन सा बन हो जाएगा, नॉर्थ। वैसे कि हमने ऑलरेडी यहाँ पे दिखा रखा होगा, यहाँ पे देखो, इसको हटा देते हैं। देखो जैसे यहाँ पे अगर करंट का डायरेक्शन, यहाँ पे हम करंट लिख देते हैं, अगर करंट का डायरेक्शन मेरा क्या है, आई, अगर करंट का डायरेक्शन मेरा क्लॉकवाइज है, यहाँ पे क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज है तो मेरा साउथ बनेगा, क्लॉकवाइज है तो साउथ बनेगा करंट का डायरेक्शन। अगर एंटी क्लॉकवाइज है ऐसे तो मेरा नॉर्थ पोल बनेगा। तो ये दोनों ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ये याद रख कर करना। तो ये नॉर्थ पोल बन जाएगा इक्विवेलेंट नॉर्थ पोल, ये इक्विवेलेंट साउथ पोल, कब, जब करंट का डायरेक्शन क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज है। तो ओके चलिए, तो आई होप ये आपको समझ में आया हो गया होगा। एक हम यहाँ पे छोटा सा कंसेप्ट हम लोग क्या करते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। अब इसी कॉइल को क्या किया है, ये कॉइल हमने एक के ऊपर एक को क्या किया, वाइंड कर दिया है, तो ये क्या बन गया है, एन नंबर ऑफ टर्न्स का कॉइल बन गया है। लेकिन अगर हम इसको वायर नहीं करके, सपोज मान लो कि ऐसे एक रखें और वायर इसमें लगे और वायर को इसके एज पे हम लोग बांधते हैं, स्प्रिंग टाइप का अगर स्ट्रक्चर दे दे, अगर निकाल दे तो एक स्प्रिंग बन जाएगा वायर का। तो वो वायर का स्प्रिंग जो कहलाता है वो क्या कहलाता है, सोलेनॉइड कहलाता है। तो इस सोलेनॉइड में क्या है, यहाँ से अच्छे से देखो, मैं बता रहा हूँ। तो देखो ये एक सोलेनॉइड बन गया, स्प्रिंग टाइप स्ट्रक्चर है। अब स्प्रिंग टाइप स्ट्रक्चर है तो ये कॉपर वायर समझ लो, और कॉपर वायर जो होता है वो कोटेड कॉपर वायर है, ठीक है। और ऐसे 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 करके दिया हुआ है। अब उस कॉइल में जो हम एन टर्न्स वाले कॉइल में भी जो कपड़े यूज़ किए हैं वो कोटेड है, ऐसा नहीं है कि वो ऐसा नहीं है, न्यूड नहीं है ऐसा, वो कोटेड है, क्योंकि एक दूसरे में करंट टकराएगा नहीं, ठीक। तो यहाँ से ये भी कोटेड वायर होगा। अब यहाँ से देखो, यहाँ से करंट जा रहा है, यानी वायर जा रहा है, और वायर में करंट हम ऐसे सपोज, तो करंट का डायरेक्शन हमने अगर यहाँ पे दिखाया कि करंट अगर इस एंड से इनपुट हो रहा है और इस एंड से आउटपुट हो रहा है, ठीक है, यानी यहाँ से जा रहा है, यहाँ से अंदर है। अब यहाँ पे आपको देखना, एक चीज़ ये भी देखना है कि करंट जब इसमें जा रहा है तो अब ये वाला जो पोर्शन है ना, इसको थोड़ा सा आपको बताना होगा। ये वाला पोर्शन है ना वो बाहर, ये साउथ पोल है ना, हाँ, तो ये मेरा अंदर से बाहर की तरफ आ रहा है, ये आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि ये सारा नज़रिया इसी का है कि करंट जब अंदर से बाहर की तरफ आएगा। यहाँ पे आप एक मिनट, ये मेरा हो गया, ठीक है। जैसे मान लिया कि ये एक रिंग है, एक ही हम रिंग दिखा रहे हैं, ठीक है। अब देखिए ये मेरा मान लिया कि वायर है, ठीक है, एक मिनट, ये मेरा वायर है, वायर में करंट इसमें से इन किया, ठीक है। अब वायर में करंट इन किया है, ठीक है। तो अब ये वाला जो एंड है ना, तो इसमें क्या हो रहा है कि जैसे कि हमने ऐसे बनाया है कि इसमें क्या होगा, वो बाहर आएगा, ठीक है। इस वाले एंड पे वो करंट बाहर आएगा और इस वाले एंड में करंट अंदर जाएगा, बाहर अंदर बाहर अंदर बाहर अंदर, ऐसा होगा तभी ये क्या होगा, साउथ पोल बनेगा। क्यों? क्योंकि अगर हम ऐसे करेंगे तो मेरा क्या होगा, डायरेक्शन ऐसे आएगा, ऐसे, यानी ऐसे आएगा, तो यानी करंट जो मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो ऐसे जाएगा, लेफ़्ट टू राइट। तो लेफ़्ट टू राइट के लिए मेरे जो लूप का जो डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, तो करंट इधर से आ रहा है, ठीक है, करंट इधर से आ रहा है। अब देखो करंट इधर से आ रहा है, अब देखो तुम्हारे तरफ जाएगा, ये करंट इधर से आ रहा है, अब इधर से करंट निकल के इधर जा रहा है तुम्हारे तरफ, वो तुम्हारे तरफ, यानी करंट इधर से आया और तुम्हारे तरफ गया। तो इसमें हमने वही दिखाया, करंट नीचे से आया, वो बाहर निकल रहा है, ठीक है। तो इसको अंदर नहीं ले जाना, क्योंकि अंदर ले जाओगे तो फिर पोलैरिटी चेंज कर जाएगा। जो हमने बनाया है वो उसी लेवल से बनाया है कि करंट नीचे से जा रहा है और ये इस पॉइंट पे बाहर निकल रहा है, ठीक है। इस पॉइंट पे हमने यहाँ पे बाहर
लिखा है। यहाँ पे अगर हम लोग बनाना चाहें तो ये इसको बना सकते हैं, क्योंकि हमने साउथ पोल रखा है। तो ये हो जाएगा मेरा बार, तो ये डॉट हो जाएगा और ये हो जाएगा क्रॉस। वैसे ही ये डॉट हो जाएगा और ये हो जाएगा क्रॉस, ये हो जाएगा डॉट और ये हो जाएगा क्रॉस। वैसे ही डॉट, ये भी सर्कल ले लो, क्रॉस क्रॉस डॉट क्रॉस 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 और ये हो जाएगा डॉट 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 डॉट। डॉट डॉट कहने का मतलब ये है, अब देखो डॉट डॉट करने का मतलब ये है कि करंट ये वाले एंड से ना बाहर निकलेगा, ठीक है, और ये वाले एंड में अंदर जाएगा। अब तुम देखो इसी एंड को अब ऐसा सर्कल बना के देखो, जब ऐसा तुम सर्कल बना दोगे जैसे कि हमने बनाया था, देखो जैसे यहाँ पे एक सर्कल बन गया, सर्कल, ठीक है। अब यहाँ पे तुम देखो कि करंट यहाँ से बाहर निकल रहा है, मेरे तरफ आ रहा है, तुम अपने आप की तरफ देखोगे, जब करंट यहाँ से अंदर आ रहा है, सॉरी यहाँ से बाहर आ रहा है और यहाँ से अंदर जा रहा है, यहाँ से बाहर आ रहा है, यहाँ से अंदर जा रहा है, तो सर्कल अगर इधर से देखोगे तो ये बाहर आ रहा है, ये अंदर जा रहा है, यानी करंट जो हो वो ऐसे ऐसे मूव कर रहा है। यानी राइट साइड में देखें तो एंटी क्लॉकवाइज, तो राइट साइड में देखेंगे एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज मतलब ऐसे, यानी ये वाला फेस नॉर्थ पोल हो जाएगा और ये वाला फेस ऐसा साउथ पोल हो जाएगा। तो ऐसे ऐसे करके बहुत सारा कॉइल है ना, बहुत सारा कॉइल है, तो बहुत सारे कॉइल का जो राइट साइड जो होगा, राइट साइड जो फेस होगा वो नॉर्थ पोल होते जाएगा और लेफ्ट साइड फेस होगा राइट, वो साउथ पोल होते जाएगा। तो वहीं हमने दिखाया है कि यहाँ बहुत सारा कॉइल है, बहुत सारा कॉइल, तो हर एक कॉइल का राइट साइड वाला पोर्शन होगा वो नॉर्थ पोल होते जाएगा, नॉर्थ पोल होते जाएगा। अल्टीमेटली जब सारा करंट बाहर निकल जाएगा तो ये कलेक्टिवली नॉर्थ पोल बन जाएगा, ये कलेक्टिवली साउथ पोल बन जाएगा। आई होप समझ में आया। तो यहाँ पे सिर्फ करंट के डायरेक्शन से ही ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल बन गया। लेकिन वहीं अगर करंट का डायरेक्शन है, हम यहाँ पे क्या करते कि हम ये वाला बाहर नहीं ले जाके अगर इसी पे अंदर घुसा देते तो ये मेरा साउथ पोल नहीं रह पाता, ये मेरा बन जाता नॉर्थ पोल। जैसे देखो, जैसे मान लिया कि अब यहाँ पे अभी हमने बताया था कि करंट बाहर निकल रहा है ना, अब करंट हम बोल रहे हैं कि करंट बाहर नहीं निकल रहा है, करंट अंदर ले जा रहे हैं, करंट अंदर ले जा रहे हैं, ऊपर अंदर ले जाएंगे और नीचे से बाहर निकलेगा। तो ऊपर अंदर नीचे से बाहर, ऊपर अंदर नीचे से बाहर, तो ये जब ऐसे बनाओगे, ये बाहर ये अंदर, सॉरी ये अंदर और ये बाहर, तो ऐसे ऐसे निकालोगे तो अब जो लूप बनेगा, करंट कैरिंग लूप, जो ये सर्कल है, अब जो राइट साइड से देखोगे तो क्लॉकवाइज होगा। तो क्लॉकवाइज होगा तो जैसे ही बनाओगे तो क्या होगा, जो थंब जो होगा बाहर की तरफ जाएंगे, लेफ्ट साइड की तरफ होगा। उस कंडीशन के लिए हर एक सर्कल के लिए थंब बाहर जाएगा, यानी लेफ्ट वाला पोर्शन नॉर्थ पोल हो जाएगा, साउथ वाला पोर्शन क्या हो जाएगा, सॉरी लेफ्ट वाला पोर्शन नॉर्थ पोल हो जाएगा, राइट वाला पोर्शन साउथ पोल हो जाएगा। यानी करंट का डायरेक्शन ये थोड़ा सा हम इसमें इंटरचेंज कर दे, यानी लूप के डायरेक्शन को ही इंटरचेंज कर दे, तो क्या हो जाएगा, मेरा करंट मेरा सॉरी मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, लेफ्ट साइड में नॉर्थ हो जाएगा, राइट साइड में साउथ हो जाएगा। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। तो इसको आप अच्छे तरीके से देख लीजिए, अगर दिक्कत हो रहा है तो फिर से वीडियो में जाइए पीछे और आप देखिए इसको। तो आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे। हमने ऑलरेडी इतना कवर कर लिया है, तो नेक्स्ट क्लास में जो इसका और बचा हुआ ओवरव्यू है, इसमें अभी और हम लोग देखेंगे, ठीक है, अच्छे तरीके से और भी थोड़ा सा एलिस्ट्रेशन से देखेंगे। अभी तो हम थ्योरेटिकली बताएं। तो आई होप ये ओवरव्यू में हमने इतना कोशिश किया है क्योंकि आपको ईजिली हर एक चीज़ का पता चले, ठीक है। तो मैं फिर से जूम इन कर देता हूँ, देख लो, ये एक पोर्शन है, ये कैलकुलेशन का पोर्शन है, ये मेरा एक सोलेनॉइड में कैसे करंट जाता है और कैसे करंट, अभी हमने एक यहाँ तो सिर्फ सोलेनॉइड के लिए बताया था, लेकिन इसका हम यहाँ पे डिस्क्रिप्शन भी कर दिया। अभी नेक्स्ट क्लास में जो होगा वो आपका और भी, इसको और भी डिस्क्राइब करेंगे ओवरव्यू में, ठीक है। तो चलिए, आई होप यहाँ पे आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट होगा, क्वेरी होगा, तो आप लिख सकते हैं, ठीक है। आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं कमेंट बॉक्स में आपको आंसर दे दूँगा। तो अगर आपको पसंद आ रही है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसको जितना से ज़्यादा शेयर हो जाए करिए, क्योंकि आप जितने भी आप लोग के जो क्लासमेट हो या फिर जो नीडी स्टूडेंट है, जो टर्म 2 के एग्ज़ाम देने के लिए हैं, तो उनको ओवरव्यू से आप बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा ही, ठीक है। तो उन लोग का, उन स्टूडेंट का भी आप लोग हेल्प कर सकते हैं, सिर्फ आप वीडियो को शेयर करके, ठीक है। तो चलिए हम मिलते हैं, ओके, थैंक यू।